नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक है भावी पीढ़ी समुन्नत स्तर की कैसे बने। ये किताब ना भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बहुत गहरे पहलुओं पर रोशनी डालती है। ऐसे पहलू जिन पर शायद हम ज्यादा सोचते नहीं। बिल्कुल। मतलब हम सब चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो, है ना, सफल हो। पर ये होता कैसे है? जी। आमतौर पर हम क्या करते हैं? खान पान पर ध्यान देते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। हाँ, यही मुख्य चीजें मानी जाती हैं। पर ये किताब बताती है कि कहानी इससे कई कई ज्यादा गहरी है और इसकी शुरुआत बच्चे के जन्म से भी पहले हो जाती है। ठीक है। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये किताब हमें उस आम सोच से आगे ले जाती है कि भाई सब कुछ माहौल या हमारी कोशिशों से ही बदल जाता है। अच्छा। जी। ये वंशानुक्रम यानी जो हमें विरासत में मिलता है ना, उसकी ताकत पर ध्यान दिलाती है और फिर सवाल उठाती है कि क्या हम इस विरासत को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं, खासकर जब हम शारीरिक, मानसिक और यहाँ तक के आत्मिक उन्नति की बात करते हैं। तो ये वाकई एक बिल्कुल नए ढंग से सोचने का मौका देती है। तो किताब की शुरुआत होती है उसी आम धारणा से कि अच्छा, खाना पीना, व्यायाम, इनसे शारीरिक सेहत बनती है। जी। और पढ़ाई, कला सीखना, स्वाध्याय, इन सबसे मानसिक क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल, ये सब जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम सब मानते हैं, करते भी हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो किताब उठाती है, क्या इन कोशिशों से हमेशा वैसा ही नतीजा मिलता है जैसा हम चाहते हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि हम देखते हैं ना, कभी कभी बहुत साधन संपन्न परिवार होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी बच्चे उतने स्वस्थ या प्रतिभावान नहीं हो पाते। जी, ऐसा दिखता है। और वहीं दूसरी तरफ साधारण या मुश्किल हालातों में पले बढ़े लोग भी बहुत मजबूत और गुणी निकल आते हैं। तो ऐसा क्यों? पुस्तक कहती है कि इसका गहरा ताल्लुक हमारी मूल प्रकृति और पिछले संस्कारों से है। हाँ, ये अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तक इसी बात पर जोर देती है कि जो विशेषताएं हमें वंश से मिलती हैं वो काफी स्थायी होती हैं। स्थायी मतलब जैसे आप दुनिया भर में देखें, अलग अलग जगहों पर रहने के बावजूद जो मानव प्रजातियों के खास शारीरिक लक्षण होते हैं, त्वचा का रंग हो, चेहरे की बनावट, कद काठी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। हाँ, ये तो है। अफ्रीका के लोग, यूरोप के, एशिया के, उनकी एक खास पहचान दिखती है। बिल्कुल। और भारत में ही देख लें, अलग अलग समुदाय हैं, जैसे मारवाड़ी, बंगाली या और भी समूह। उनके खान पान, रहन सहन, माहौल का असर तो दिखता है जी, जिससे कुछ शारीरिक और स्वभाव में भी फर्क नजर आते हैं। लेकिन जो बुनियादी ढांचा है ना, वो काफी हद तक वंश परंपरा से ही तय होता है। अच्छा। तो ये समझना जरूरी है कि ये गहरी जड़ें जमा चुकी विशेषताएं सिर्फ बाहरी कोशिशों से, मतलब ऊपरी तौर पर आसानी से नहीं बदलती। जी। इन्हें समझने की जरूरत है पहले। और किताब ये भी बताती है कि ये जो वंश परंपरा है, इसमें बदलाव कोई तेज प्रक्रिया नहीं है, बहुत धीमी गति से होता है। हाँ, जैसे धरती पर जीवन का विकास जी, लाखों साल लगे, एक प्रजाति से दूसरी बनने में कितना वक्त लगा। सही बात है। किसी जानवर की या पक्षी की आदतें बदलना भी कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि हम इंसानों की जो गहरी प्रवृत्तियां हैं, उन्हें बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ बाहरी उपाय काफी हैं? नहीं, शायद नहीं। यहाँ किताब 4 मुख्य पहलुओं पर ध्यान दिलाती है जिन्हें बेहतर बनाने की बात है। कौन कौन से? पहला है कायिक वरिष्ठता, मतलब शारीरिक सेहत और मजबूती। ठीक है। दूसरा, मानसिक कुशाग्रता, यानी तेज बुद्धि, अच्छी समझ। तीसरा, मान्यताएं और आदतें जो हमारे रोज के व्यवहार को तय करती हैं। और चौथा, आकांक्षाएं और संवेदनाएं, हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और भावनाएं। अच्छा, ये चारों पहलू। हाँ, और किताब का तर्क ये है कि इन चारों क्षेत्रों में असली टिकाऊ सुधार लाना है ना, तो सिर्फ बाहरी उपाय काफी नहीं है, जैसे अच्छी शिक्षा दे दी या स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी। तो फिर क्या? एक वाकई समुन्नत, मतलब हर तरह से बेहतर, ऊंचे दर्जे की पीढ़ी बनाने के लिए व्यक्ति के मर्म स्थल तक पहुंचना होगा, उसके बिल्कुल कोर तक, गहरे स्तर पर काम करना होगा। हाँ, ये ऊपर ऊपर से पॉलिश करने जैसा नहीं है, ये अंदर से बदलने की बात है। बिल्कुल सही। यहाँ वंश परंपरा को एक तरह से यूं समझिए एक बहती हुई नदी की तरह देखा गया है। नदी की तरह। हाँ, जो पिछली कई पीढ़ियों के अच्छे बुरे गुण, उनकी क्षमताएं, उनकी कमजोरियां, इन सब को शुक्राणु और डिंबाणु के जरिए अगली पीढ़ी तक ले जाती है। अच्छा, ये तो भाग्य जैसा लगता है फिर। इसे भाग्य कहें या प्रकृति का नियम, लेकिन ये एक शक्तिशाली प्रवाह है।
पर अच्छी बात यह है कि पुस्तक कहती है कि हम इस प्रवाह को समझकर इसे सही दिशा दे सकते हैं। ये कैसे संभव है? यहीं पर गुणसूत्र की अवधारणा आती है। ये बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। गुणसूत्र, ये क्या है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक अनदेखा पारिवारिक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। ब्लूप्रिंट? हाँ, इसमें सिर्फ शारीरिक बातें नहीं होती जैसे रंग रूप, कद काठी, बल्कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता, उसका स्वभाव, उसकी आदतें और यहाँ तक कि उसका अंतःकरण मतलब मन की गहराई, अंदरूनी चेतना, इसकी विशेषताएं भी शामिल होती हैं। इतनी सारी चीजें? जी, इन्हें बहुत ही सूक्ष्म मौलिक कणों की तरह बताया गया है जो इन सभी वंशानुगत गुणों को सहेज कर आगे बढ़ाते हैं। ये गुणसूत्र वाली बात तो वाकई कमाल की है। किताब समझाती है कि ये गुणसूत्र हमारे शरीर की हर कोशिका में होते हैं। हाँ, हर कोशिका में। लेकिन अगली पीढ़ी में ये सिर्फ माता पिता के प्रजनन कोशिकाओं, शुक्राणु और डिंबाणु की जरिए ही जाते हैं। बिल्कुल। और कमाल की बात ये भी है कि इसमें सिर्फ माँ बाप के ही गुण नहीं होते। नहीं, उनसे पहले की कई पीढ़ियों के दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी और शायद उनसे भी पहले के पूर्वजों के गुण, वो सब एक मिले जुले रूप में मौजूद होते हैं। बाप रे, इतनी पीढ़ियों का असर। जी हाँ। एक और दिलचस्प बात है इसमें कि विरासत में मिले सारे गुण या क्षमताएं जन्म के साथ ही जाहिर नहीं होते। अच्छा। हाँ, बहुत सी संभावनाएं तो बीज की तरह अंदर छुपी रहती हैं, निष्क्रिय। वो तभी उभर कर सामने आती हैं जब उन्हें सही मौका या सही माहौल मिलता है। तब तक वो सोई रहती हैं, पर होती जरूर हैं। ये जानना तो अपने आप में कितनी उम्मीद जगाता है ना? हाँ, और ये कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। पुस्तक संकेत देती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण सूत्र न केवल इकट्ठे होते हैं बल्कि विकसित भी हो सकते हैं। विकसित भी हो सकते हैं। जी, एक जगह कहा गया है, अर्वाचीन पीढ़ी में पाए जाने वाले गुण सूत्र अत्यधिक विकसित हैं। उनके साथ एक के बाद दूसरी पीढ़ी के अनुदान जुड़ते चले आए हैं। अर्वाचीन पीढ़ी मतलब आजकल की नई पीढ़ी? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि हर नई पीढ़ी में पिछली पीढ़ियों के अच्छे गुण जुड़कर उसे और बेहतर बना सकते हैं, क्षमता बढ़ सकती है। हाँ। तो अगर हम इन छिपी हुई क्षमताओं को समझें और उन्हें सही दिशा दें, तो बहुत उच्च स्तर की संतानें पैदा करना संभव हो सकता है। इसी से जुड़ा है विधायक उत्कृष्ट तत्व या जीवकोश का विचार। जीवकोश मतलब जीवन का वो मूल तत्व जिसमें पूरे वंश की खासियतें समाई होती हैं। और विधायक उत्कृष्ट तत्व यानी वो खास गुण जो पीढ़ी को बेहतर बनाते हैं, जो उसे उत्कृष्ट बनाते हैं। अच्छा। आधुनिक विज्ञान के क्रोमोसोम का भी जिक्र है किताब में कि कुल 46 होते हैं, 23 पिता से और 23 माता से, जो रंग, रूप, सेहत, स्वभाव तय करते हैं। हाँ, ये तो हम पढ़ते हैं। लेकिन किताब इन्हें सिर्फ केमिकल नहीं मानती, इन्हें जीवंत तत्व कहती हैं। जीवंत तत्व? हाँ, जो पूर्वजों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक मतलब पूरी विरासत को आगे ले जाते हैं। ये महज बायोलॉजिकल कोड नहीं, ये जीवन का प्रवाह है एक तरह से। जी, ये बहुत गहरा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है और हम सबके लिए सोचने की सबसे बड़ी बात। जी। किताब कहती है कि आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, ये सिर्फ उनके जन्म के बाद की परवरिश, स्कूल या माहौल पर निर्भर नहीं करता। तो फिर असली तैयारी तो गर्भाधान से भी पहले शुरू हो जाती है। पहले? हाँ, जब मैंने ये पढ़ा ना, सच में मुझे रुककर सोचना पड़ा ये क्या कह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? पुस्तक इस पर बहुत जोर देती है कि जो लोग माता पिता बनना चाहते हैं उन्हें पहले खुद को तैयार करना होगा। खुद को तैयार करना होगा मतलब किस तरह से? उन्हें अपने जीवन में एक संस्कृत वातावरण बनाना होगा। संस्कृत वातावरण मतलब एक सुधरा हुआ, अनुशासित और सकारात्मक माहौल। इसमें सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है। मन की शांति, विचारों की शुद्धता, भावनाओं का संतुलन, ये सब शामिल है। यानी एक समग्र तैयारी। बिल्कुल। और इसके लिए तप तितिक्षा का अभ्यास जरूरी बताया गया है। तप तितिक्षा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब खुद पर काबू रखना, अनुशासन और सहन शक्ति, और साथ ही आध्यात्मिक साधनाएं, यानी अपने अंदरूनी विकास पर ध्यान देना। अच्छा, यानी माता पिता बनने से पहले खुद पर काम करना। हाँ, यही संदेश है। बिल्कुल। संक्षिप्त में कहें तो पुस्तक का संदेश यही है, अगर हमें एक बेहतरीन भविष्य की पीढ़ी बनानी है जी, तो हमें 2 काम करने होंगे। पहला, वंशानुक्रम की शक्ति और गुणसूत्र के गहरे प्रभाव को समझना होगा। और दूसरा, जो लोग माता पिता बनने वाले हैं उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे गर्भधारण से पहले ही अपने जीवन में अच्छे गुणों को जगाएं,
उन्हें विकसित करें। ये सिर्फ बच्चे के आने के बाद की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो अपने आप पर काम करने की, खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है, जिसका सीधा असर अगली पीढ़ी पर पड़ेगा, उसके गुणसूत्रों पर पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए, जैसा आपने कहा, अनुशासित जीवन, ऊंचे और सकारात्मक विचार रखना, भावनाओं पर संतुलन साधना और एक आध्यात्मिक नजरिया, मतलब जीवन को गहराई से समझना, ये सब बहुत जरूरी है। पुस्तक के अनुसार यही वो रास्ता है जिससे हम सिर्फ साधारण इंसान नहीं, बल्कि महामानव यानी ऊंचे गुणों वाले श्रेष्ठ मनुष्य तैयार कर सकते हैं। महामानव। जी, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, पर सार्थक लक्ष्य है। तो परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की ये किताब भावी पीढ़ी समुन्नत स्तर की कैसे बने, हमें यही याद दिलाती है कि अगली पीढ़ी को संवारना कोई सतही काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरी जिम्मेदारी है। इसमें वंशानुक्रम की गहरी समझ और होने वाले माता पिता का सचेत आत्म सुधार शामिल है। सही कहा। ये सिर्फ परवरिश का सवाल नहीं है, ये तो अपने अस्तित्व के स्तर पर तैयारी का विषय है। बिल्कुल। और आज की बातचीत से एक विचार मन में बहुत गहरा उतरता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या विचार? यही कि जब हम ये जानते हैं कि हमारे जीने का तरीका, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी साधनाएं, ये सब आने वाली पीढ़ी के गुणसूत्रों को, उनके जीवन के मूल तत्वों को प्रभावित कर सकती हैं, हाँ, तो क्यों ना हम आज से ही अपने जीवन में ऐसे सचेत, ऐसे सकारात्मक चुनाव करें जो न सिर्फ हमें बेहतर बनाएं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत और उज्जवल नींव रखें। ये सवाल तो सच में सोचने वाला है। हाँ, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं, हमारे सामूहिक भविष्य का है।